चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एडवर्ब। और एडवर्ब को बिल्कुल जीरो लेवल से लेके बिल्कुल हाई लेवल तक हम लोग इसको खत्म करेंगे। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, आई हैड रादर स्टे एट होम देन गो आउट इन दिस वेदर। तो आप वीडियो को पॉज करिए और अपना आंसर बताइए इसमें क्या होना चाहिए। जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसका आंसर बताइए। चलिए इस आंसर को करने से पहले हम लोग एक छोटी सी चीज जान लेते हैं। हम लोग सीखते हैं प्रीपोजिशन। इंग्लिश में आपको जब भी कभी प्रीपोजिशन दिखे आपको तुरंत उसके बाद उसके ऑब्जेक्ट लगाने हैं। क्या आपको लगाना है तुरंत उसके पास उसके ऑब्जेक्ट। तो जब भी आपको प्रीपोजिशन दिखेगी आप तुरंत उसके बाद उसके ऑब्जेक्ट लगाओगे। और ऑब्जेक्ट इंग्लिश में नाउन या प्रोनाउन होता है। ऑब्जेक्ट इंग्लिश में क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। अच्छा, जब ये दोनों आप कंप्लीट कर दोगे तो ये कहलाएगी प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये क्या कहलाएगी, प्रीपोजिशनल फ्रेज। और प्रीपोजिशनल फ्रेज किसकी तरह काम करती है, या तो प्रीपोजिशनल फ्रेज आपकी काम करेगी एडजेक्टिव की तरह और या फिर आपका काम करेगी एडवर्ब की तरह। तो पहले एक बार ये सीखिए कि जहां कहीं भी आपको प्रीपोजिशन दिखेगी उसके तुरंत बाद क्या जरूर आएगा, उसके ऑब्जेक्ट जरूर आएंगे। ऑब्जेक्ट इंग्लिश में क्या होता है, एक नाउन या एक प्रोनाउन। तो वो आपको मिल गया। फिर देखिए जब ये प्रीपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा तो इसको कहलाएगा प्रीपोजिशनल फ्रेज। और प्रीपोजिशनल फ्रेज काम किसकी तरह करेगी, या तो एडजेक्टिव की तरह काम करेगी या फिर एडवर्ब की तरीके काम करेगी। ठीक, इस बात को नोट डाउन कर लिया। चलिए अब देखिए, हमने ये तो जान लिया कि जो प्रीपोजिशनल फ्रेज होती है वो एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह काम करती है। अब ये भी जान लेते हैं एडवर्ब और एडजेक्टिव के आखिर यूज क्या होते हैं। तो देखिए एडवर्ब का वैसे तो कई यूज होते हैं लेकिन अभी हम सिर्फ इंपॉर्टेंट यूज पढ़ने जा रहे हैं वर्ब का यूज। यानी एडवर्ब का यूज वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए होता है। वर्ब को मॉडिफाई करने का मतलब है हम आपके सामने कोई भी वर्ब लिखे, आप उस वर्ब से 4 क्वेश्चन उठाएंगे। व्हेन, जैसे हम एक एग्जांपल लो ले, आप घर जाते हो तो क्वेश्चन उठेगा जाना, ये एक्शन वर्ब है। तो अब इस एक्शन वर्ब से 4 क्वेश्चन उठाइए। आप कब जाते हैं, पहला क्वेश्चन आपका क्या बनेगा कि आप कब जाते हैं। दूसरा क्या बनेगा, कहाँ जाते हैं। तीसरा बनेगा क्यों जाते हैं। और चौथा बनेगा कैसे जानते हैं। यानी वर्ब के जो भी व्हेन, वेयर, वाई और हाउ के रिप्लाई देगा वो इंग्लिश में क्या कहलाएगा, एडवर्ब। ये बात सीख ली, ओके। अब आते हैं एडजेक्टिव में। एडजेक्टिव का काम होता है नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताना। यानी जो भी नाउन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। यानी जैसे आपको नाउन के बारे में कोई भी चीज पता चलती है जो नाउन के बारे में हो वो हमेशा आपकी क्या कहलाने वाली है, एडजेक्टिव। ये बात क्लियर। अच्छा, ये क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट का भी बनने का काम करते हैं। जो एडजेक्टिव्स होते हैं ये कॉम्प्लीमेंट बनने का भी काम करते हैं। तो आप पूछोगे कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो अभी हम शॉर्ट में आपको बता दे रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट स्टेट बताने के लिए यूज किए जाते हैं। यानी सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन भी वही होता है। सब्जेक्ट का क्या होता है, डिस्क्रिप्शन। और हमको पता है सब्जेक्ट बनता कौन है, नाउन या प्रोनाउन। तो घूम फिर के देखा जाए ये नाउन का ही तो डिस्क्रिप्शन होते हैं। और जो भी नाउन का डिस्क्रिप्शन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव। यानी कॉम्प्लीमेंट भी एक प्रकार का क्या हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है। ये बात आपको क्लियर आ गई, ओके। जब ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई हैं और ये पता चल गया प्रीपोजिशन प्लस उसका ऑब्जेक्ट क्या बनाता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज, जो किसकी तरह काम करता है, एडजेक्टिव व एडवर्ब की तरीके। अब इन चीज़ों को जरा हम लोग देख लेते हैं कि ये तो थ्योरी में समझ में आ गया क्या होता है क्या नहीं, इसका यूज कैसे किया जाता है। तो इसका यूज करने के लिए कुछ हम आपके सामने सेंटेंस लिख रहे हैं। देखिए पहला सेंटेंस लिखा हुआ ही इज गोइंग टू स्कूल। तो आप पहले मेन वर्ब को पकड़िए, ही इज गोइंग,
पहले आप किसको पकड़िए, मेन वर्ब को, और इसमें लिखा हुआ ही इज गोइंग, तो आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, ही इज गोइंग टू स्कूल में क्वेश्चन क्या बनना है, ही इज गोइंग वेयर, ही इज गोइंग वेयर। अच्छा, वेयर किसके लिए आता है, अभी हम लोगों ने सीखा, इसका रिप्लाई कौन देते हैं, एडवर्ब। अच्छा, ये स्कूल क्या लगा हुआ था, तो आपने कहा स्कूल तो नाउन था, तो हमने कहा हमको तो चाहिए यहाँ पे ही इज गोइंग वेयर, किसका रिप्लाई चाहिए, वेयर का रिप्लाई। वेयर क्या होते हैं, एडवर्ब। स्कूल क्या लगा हुआ था, नाउन, और नाउन को एडवर्ब कैसे बनाएंगे, तो अभी हम लोग ने सीखा, अगर किसी भी नाउन या प्रोनाउन के आगे क्या लगा दी जाए, प्रेपोजिशन, तो वो दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज काम किसकी तरह करती है, एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह। अपनी जरूरत के अनुसार आप एडजेक्टिव या एडवर्ब उसको मान सकते हैं। तो यहां पर हमने उसको क्या मान लिया, एडवर्ब, क्योंकि हमें किसकी नीड थी, वेयर की। तो देखिए ये टू आपका हो जाएगा प्रेपोजिशन, स्कूल यानी उसका नाउन हो जाएगा, उसका ऑब्जेक्ट, तो ये दोनों मिलकर बना लेंगे प्रीपोजिशनल फ्रेज, जो किसका रिप्लाई लेंगे, एडवर्ब का। क्लियर। इसीलिए आपने हमेशा पढ़ा होगा ही इज गोइंग टू स्कूल, ना कि सिर्फ ही इज गोइंग स्कूल। तो ये बात क्लियर कि यहां पे गोइंग और स्कूल के बीच में प्रेपोजिशन टू क्यों आता है। ठीक। अच्छा, जब ये बात क्लियर हो गई तो जरा आप दूसरा नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलिए जल्दी से बताइए, दूसरे नंबर का आंसर क्या होना चाहिए, दूसरे नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए दूसरे में लिखा हुआ ही इज गोइंग टू होम, तो यहां से हम लोग होम के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि आखिर होम ये है क्या। तो जब होम के बारे में हमने पढ़ना चालू किया तो हमको पता चला जो होम होता है ये आपका नाउन भी होता है, ये आपका एडजेक्टिव भी होता है, और ये आपका एडवर्ब भी होता है। होम क्या क्या होता है, होम आपका नाउन भी होता है, होम आपका एडजेक्टिव भी होता है, होम आपका एडवर्ब भी होता है। एडजेक्टिव कैसे होता है, जब भी किसी नाउन के पहले होम लग जाए तो ये एडजेक्टिव की तरह होगा। जैसे होम ग्राउंड सुना होगा, होम टाउन सुना होगा, तो ये सारे वर्ड में होम क्या हो गया, आपका एडजेक्टिव हो गया। तो होम तो हम लोग तुरंत समझ जाएंगे कि होम एडजेक्टिव कब है, जब इसके बाद कोई नाउन लगा होगा तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। अब हमको सीखना क्या है, अब हमको सीखना है यहाँ से कब वो नाउन होगा, कब एडवर्ब होगा। तो इस बात को बहुत कायदे से सीख लेना, वरना ये क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा किस तरह आपका क्वेश्चन सही या गलत हो रहा है, और समझ में आएगा भी तो आपको चीज़ें रखनी पड़ेगी। तो यहाँ से बहुत कायदे से समझ लीजिए, अगर आपको अकेला होम लिखा मिल रहा है, अकेला होम लिखा मिल रहा, तो आपको हमेशा समझना है ये होगा क्या, एक एडवर्ब। अकेला होम हमेशा क्या होगा, एडवर्ब होगा। तो जब कभी भी आपको होम अकेला मिलता है तो ये क्या होने वाला है, एडवर्ब होने वाला है। क्लियर। ठीक। फिर यहां से कुछ चीज और सीखते हैं। फिर आपको यहां से सीखना है कि डिटरमिनर्स क्या होते हैं। तो यहां से आपको सीखना है डिटरमिनर आखिर क्या होते हैं। डिटरमिनर, तो हम बता दें डिटरमिनर का यूज इंग्लिश में नाउन को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। यानी जब कभी भी कोई भी डिटरमिनर आएगा तो उसके बाद जरूर क्या आएगी, उसकी नाउन आएगी। यानी इस बात को रट लो कि नाउन जब भी आएगी उसके बाद क्या आएगा, जब भी कोई डिटरमिनर आएगा तो उसके बाद क्या आएगी, उसकी नाउन आएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि डिटरमिनर का काम ही होता है नाउन को डिटरमाइन करना। तो फिर इसका मतलब जब डिटरमिनर आएगा तब उसके बाद नाउन आएगी। ये बात क्लियर हो गया। ठीक। आप कहोगे डिटरमिनर होता क्या है, तो डिटरमिनर तो बहुत सारे होते हैं, अभी हम शॉर्ट में आपको बताई दे रहे हैं। जो ए, एन और द और जितने भी पजेसिव केस होते हैं, जैसे माई, आवर, हिज, योर, जितने भी पजेसिव केस, ये सारे क्या होते हैं, डिटरमिनर। बाकी जब डिटरमिनर के ऊपर एग्जैक्ट अपना एक वीडियो बनाएंगे तब एक्सप्लेन करेंगे डिटेल्ड मैनर में कि आखिर डिटरमिनर होता क्या है। तो अभी इतने से काम चलाते हैं हम लोग। यानी जब कभी भी डिटरमिनर दिख गया तो उसके बाद जरूर क्या आएगी, नाउन। अब मान लीजिए लिखा हुआ है आपके सामने होम, आपके सामने क्या लिखा हुआ है, हो। तो हमने कहा भैया इसको पहचानिए क्या है।
आपने कहा अगर होम अकेला दिख रहा है तब तो ये पक्का एडवर्ब होगा। हमने कहा बिल्कुल सही है, ये अभी तो एडवर्ब है, लेकिन इसके पहले हम लगा दे रहे हैं डिटरमिनर, और डिटरमिनर में लगा दिया हमने हिज होम। तो ये हिज क्या है? पजेसिव, इससे पजेशन पता चलता है। तो जो भी होगा ये पजेसिव डिटरमिनर कहलाएगा। अच्छा, अगर ये डिटरमिनर हो गया है तो होम ऑटोमेटिक किस में अब कन्वर्ट हो जाएगा? तो आप कहोगे नाउन में। तो अब ये पूरा क्या बन गया? नाउन। तो इसको क्या बोलेंगे? नाउन। तो यहां से आपको याद रखना है कि होम अकेला तो होता है डिटरमिनर, लेकिन अगर इसके साथ होम अकेला क्या होता है? एडवर्ब, लेकिन अगर इसके साथ हमने डिटरमिनर लगा दिया तो ये किसका तरह काम करने लगता है? नाउन की तरह। क्लियर हो गया? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। ही इज गोइंग, ही इज गोइंग, वो जा रहा था। तो आपका क्वेश्चन क्या उठेगा? वेयर। आपका क्वेश्चन उठ रहा है वेयर, कहाँ जा रहा था। तो हमने क्या लिख रखा है? होम। अब ये एक चीज देखिए आप, होम यहाँ पे अकेला आया हुआ है। अगर होम अकेला आया हुआ है तो ये अपने में पहले से क्या होगा? तो आप कहोगे ये पहले से एडवर्ब होगा। ये पहले से एडवर्ब होगा कि नहीं होगा? और हमको चाहिए क्या था? ही इज गोइंग वेयर। हमको गोइंग के बाद वेयर का रिप्लाई चाहिए था, और वेयर का रिप्लाई एक एडवर्ब होता है। तो होम पहले से एडवर्ब था कि नहीं था? तो आप कहोगे बिल्कुल एडवर्ब था। तो इसके आगे हमने प्रीपोजिशन क्यों लगाई? प्रीपोजिशन तो तब लगाई जाती है जब कोई नाउन दिया हो और नाउन को क्या बनाना हो? एडवर्ब। तो हम नाउन के पहले एडवर्ब बनाने के लिए उसके आगे प्रीपोजिशन लगाते हैं, और जो पहले से ही एडवर्ब बनी रखी है उसके पहले क्यों प्रीपोजिशन लगाएंगे? ये बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो यहां से क्या नहीं आएगा? टू नहीं आएगा। ये बात समझ में आ गया? अच्छा, जब ये बात समझ में आ गई तो यहां से आपको एक चीज और सीखना है। एक तरीका तो ये हो गया देखने का कि टू नहीं आएगा। दूसरा एक और तरीका है। ये टू क्या है आपका? तो आप कहोगे प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद उसके क्या आते हैं? तो आप कहोगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इंग्लिश में क्या होते हैं? नाउन या प्रोनाउन। यहाँ पे ये होम क्या है? तो आप कहोगे एडवर्ब। और ऑब्जेक्ट क्या एडवर्ब होते हैं? नहीं, आप कहोगे ऑब्जेक्ट एडवर्ब नहीं होते हैं। तो फिर ये टू ऐसे भी नहीं आ सकता था क्योंकि प्रेपोजिशन को उसका ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा था। तो भी यहाँ से हमने देखा टू नहीं आ पाएगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, अगर ये बात क्लियर हो गई तो प्लीज अगले का आंसर आप लोग दीजिए जल्दी से। लिखा हुआ है ही इज गोइंग टू हिज होम। हमने कहा ही इज गोइंग, वह जा रहा है। फिर आपका क्वेश्चन उठेगा वेयर। वेयर का रिप्लाई कौन देते हैं? तो आप कहोगे एडवर्ब। यानी हमको गोइंग के बाद क्या चाहिए? एडवर्ब चाहिए। अब हम लोग होम के ऊपर काम करके देखते हैं। ये होम क्या है? तो आपने कहा होम के पहले ये हिच क्या लगा हुआ? तो आपने कहा ये तो डिटरमिनर लगा हुआ है, पजेसिव डिटरमिनर। और डिटरमिनर के बाद क्या आता है? नाउन। यानी हिज होम पूरी आपकी क्या बन गई? तो आपने कहा ये तो नाउन बन गई। और हमको ही इज गोइंग के बाद चाहिए क्या था? वेयर का रिप्लाई। वेयर का रिप्लाई कौन देते हैं? एडवर्ब। यहाँ लिखी क्या है? नाउन। अब नाउन को क्या बनाना पड़ेगा? एडवर्ब बनाना पड़ेगा। अगर नाउन को एडवर्ब बनाना है तो अभी हमने सीखा नाउन को एडवर्ब बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। तो नाउन के पहले क्या लगाना पड़ेगा भैया? प्रेपोजिशन। और जैसे प्रेपोजिशन प्लस नाउन होएगी ये बन जाएगी प्रेपोजिशनल फ्रेज, जो किसकी तरह काम करेगी? या तो एडवर्ब की तरह या फिर एडजेक्टिव की तरह। हम अपनी जरूरत के अनुसार उसको कुछ भी मान लेंगे। और यहाँ पे हमें वेयर की जरूरत थी तो हमने ये पूरा जो टू हिज होम बना हुआ है इसको मान लिया प्रीपोजिशनल फ्रेज, और ये बन गई एडवर्ब आपकी। तो अब हमने यहाँ पे क्या देखा? यहाँ पे हमने देखा कि टू नहीं हटेगा। अगर टू हट जाएगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और यहाँ पे हमने सीखा ऊपर वाले में कि टू नहीं आएगा। तो अब देखो इसको अलग अलग तरीके लोग याद करने के। बहुत लोग इसको कॉन्सेप्ट बना के याद कर लेते हैं, वो अपनी कॉपी में याद कर लेते हैं कि याद कर लो होम के पहले कभी टू नहीं आता है। फिर याद करेंगे, याद कर लो होम के पहले अपनी की इंग्लिश आ जाए तो टू नहीं, तो टू आता है। तो ये सब चीजें याद करने की जरूरत नहीं होती है। आप इसके बेसिक कंसेप्ट को समझो कि ऐसा होता क्यों है। अब हमको पता चल गया कि ऐसा इसलिए होता है, तो आपको चीजें याद नहीं करनी पड़ेंगी। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे अब और भी तरीके को डील कर सकोगे। बात समझ में आ रही है? ठीक। अब जैसे आते हैं नीचे वाले क्वेश्चन में, ही इज गोइंग टू अब्रॉड। ही इज गोइंग टू अब्रॉड। अब अब्रॉड के बारे में देख लीजिए भैया क्या होता है ये। तो हमने जब अब्रॉड के बारे में सर्च किया तो पता चला जो एडवर्ब है, एक तो वो होती है एडवर्ब, जो अब्रॉड है एक क्या होती है? एडवर्ब, सॉरी, एक तो होती है अब्रॉड एडवर्ब, और दूसरी क्या होती है? ये नाउन।
तो एब्रॉड के बारे में दो चीजें निकल के आई कि एक तो ये एडवर्ब होती है, दूसरी ये नाउन भी होती है। तो देखो, जब ये एक्शन को शो करेगी, जब ये किसको शो करेगी, एक्शन को, जब इसमें कोई एक्शन लगा होगा तो हमेशा एब्रॉड क्या होने वाली है, एडवर्ब। क्लियर है बात? तो एब्रॉड को हमेशा एक्शन में आप लोग क्या मान के चलोगे, एडवर्ब। चलो देखते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन लिखा हुआ ही इज गोइंग। अच्छा, गोइंग क्या है? तो आप कहोगे गोइंग तो एक्शन होता है। तो ही इज गोइंग, वह जा रहा था, तो आपका क्वेश्चन उठेगा वेयर, कहाँ जा रहा था। ही इज गोइंग वेयर, वेयर का रिप्लाई कौन देते हैं, एडवर्ब। एब्रॉड पहले से अपने में क्या है, एडवर्ब। जब ये पहले से ऑलरेडी एडवर्ब है तो उसको एडवर्ब बनाने के लिए टू क्यों लगाओगे? तो यहां से टू क्या हो जाएगा भैया, हट जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोग को? उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब इसमें कोई ये दिमाग ना लगाना कि अब्रॉड के आगे भी हम क्या लगा लें, डिटर्मिनर, जैसे हिज लगा लिया, हिज अब्रॉड। तो भैया देखिए, लॉजिकली नहीं सही होगा कि तुम कहाँ जा रहे हो, आज हम अपने वाले विदेश जा रहे हैं, कल तुम्हारे वाले विदेश जाएंगे। तो विदेश भैया अपना पराया नहीं होता है, तो इसके आगे पजेसिव डिटर्मिनर लगा के इसको नाउन बनाने की कोशिश मत करना। होम में हो सकता है, अब्रॉड में नहीं हो सकता है। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? तो ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए? ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो जरा ये क्वेश्चन है कुछ, इनको सॉल्व करने से पहले आप पहला क्वेश्चन सॉल्व करिए। जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए जो पहला दिया हुआ था। आई हैड रादर स्टे, मैं स्टे करना पसंद करूंगा। स्टे का मतलब ठहरना पसंद करूंगा। तो आपका क्वेश्चन क्या उठेगा, स्टे, वर्ब से क्वेश्चन उठाइए, वर्ब से क्या क्वेश्चन उठ रहा है, तो आपका क्वेश्चन उठेगा वेयर, कि मैं स्टे करना पसंद करूंगा, तो आपका क्वेश्चन उठेगा वेयर। वेयर का रिप्लाई कौन देते हैं, एडवर्ब। अब यहाँ पे ये देखो होम कैसे आया हुआ, तो आप कहोगे होम तो अकेला आया हुआ है, और जब होम अकेला आता है तो अभी हमने सीखा, तो वो खुद अपने में क्या होता है, एडवर्ब होता है। जब एडवर्ब ये ऑलरेडी बना हुआ था तो उसके आगे प्रीपोजिशन क्यों लगा रहे हैं? प्रीपोजिशन तो तब लगाया जाता है जब आगे कोई नाउन हो और नाउन को बनाना हो एडवर्ब। क्लियर? तो यहां से एट हट जाएगा, आई वुड रादर स्टे होम। ये बात क्लियर हो गया? ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यही कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चन में भी जल्दी जल्दी लगाइए। तो 1 मिनट का पॉज करिए और अपने आंसर जल्दी जल्दी करिए। 1 मिनट का पॉज कर लीजिए। चलिए मान लेते हैं आपने अपने आंसर नोट डाउन कर लिए होंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इट इज स्ट्रेंज दैट सी केम, वो आई वेयर। तो आप केम से क्वेश्चन उठाइए कि सी केम वेयर, तो आपका क्वेश्चन उठेगा एट होम। मतलब सी केम वेयर, वेयर का मतलब एडवर्ब। अच्छा, यहाँ पे होम अकेले लिखी हुई है, अगर होम अकेले लिखी हुई है तो ये ऑलरेडी एडवर्ब, तो इसके आगे क्या नहीं आना चाहिए था, एट नहीं आना चाहिए था। यहां से एट कट जाएगा। अगला देखिए, अगला आपके सामने लिखा हुआ है, दे आर गोइंग टू अब्रॉड, दे आर गोइंग टू अब्रॉड, वो जा रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन उठेगा वेयर, कहाँ जा रहे हैं। वेयर का रिप्लाई कौन देते हैं, तो आप कहोगे एडवर्ब। अब्रॉड अपने में ऑलरेडी होता क्या है, एडवर्ब, तो इसके पहले से क्या हट जाएगा, प्रीपोजिशन टू हट जाएगा। क्लियर? अगले में देखिए, शी वुड लव, वो पसंद करेगी, क्या पसंद करेगी, टू लिव, रहना। वेयर, कहाँ पे रहना, तो वेयर का रिप्लाई एडवर्ब देते हैं। अब्रॉड ऑलरेडी क्या है, एडवर्ब, तो यहां से क्या हट जाएगा, इन, क्योंकि इन प्रीपोजिशन की जरूरत है नहीं। अगला देखिए, इट वॉज फंटेस्टिक टू बी इन आ फॉरेन। तो आप देख रहे होगे ये डिटर्मिनर आया हुआ है आ, और आ के बाद क्या आता है, तो आप कहोगे आ के बाद, आ एक डिटर्मिनर है और डिटर्मिनर के बाद क्या जरूर आएगा, उसका नाउन आएगा। तो अब हम जानेंगे फॉरेन के बारे में कि आखिर ये फॉरेन है क्या। तो हमको पता चला कि जो फॉरेन है वो एक एडजेक्टिव होता है। फॉरेन क्या होता है, एडजेक्टिव। अच्छा, एडजेक्टिव आते ही किसके लिए है, तो आप कहोगे नाउन के लिए आते हैं। तो भैया इसका नाउन कहाँ चला गया। और ऐसे भी देख सकते हो आगे क्या आया हुआ था, डिटर्मिनर, और डिटर्मिनर के बाद क्या आना जरूरी होता है, तो आप कहोगे नाउन का आना जरूरी होता है। तो लिखिए, इन आ फॉरेन
कंट्री, क्योंकि फॉरिन एक नाउन एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव अकेले नहीं आएंगे क्योंकि उसके पहले लिखा हुआ था डिटर्मिनर, डिटर्मिनर आया तो उसको नाउन चाहिए था, तो ये आ कंट्री के लिए आ जाएगा और मेरा आंसर सही हो जाएगा। टू बी इन अ फॉरिन कंट्री। समझ में आ गया सभी को? ठीक, अगला आंसर बताइए जल्दी से। और अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10+2 एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। तो यहां से आपको एक चीज सीखना है, लिखा हुआ है ही थ्रू हर आउट ऑन टू द स्ट्रीट विद बैग एंड बैगेज। तो बैग एंड बैगेज एक ईडियम होती है। बैग एंड बैगेज क्या होती है? ईडियम। और इस ईडियम का मतलब होता है कॉम्प्लीटली। इस ईडियम का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीटली। और ये काम किसकी तरह करती है? एडवर्ब की तरीके। तो आपको याद रखना है इसका मतलब होता है कॉम्प्लीटली और ये काम करती है एज अ एडवर्ब। अब क्वेश्चन उठाइए जरा आप मेन वर्ब से। ही थ्रू हर आउट ऑन टू द स्ट्रीट, उसने उसको घर के बाहर फेंक दिया। अब आप पूछोगे कैसे फेंक दिया? तो क्या कॉम्प्लीटली, पूरा बोरा बिस्तर सहित। तो आप यही तो हाउ का रिप्लाई निकल रहा है ना कि उसने उसको कैसे फेंक दिया, तो पूरी तरह से फेंक दिया। यानी हमको आगे किसका रिप्लाई चाहिए था? तो आप कहोगे हाउ का रिप्लाई चाहिए था। हाउ का रिप्लाई कौन देते हैं? तो आप कहोगे एडवर्ब। बैग एंड बैगेज ऑलरेडी क्या थे? एडवर्ब। ये इडियम होता है और ये इडियम किसकी तरह काम करता है? एडवर्ब की तरह। अगर ये एडवर्ब थे तो एडवर्ब के पहले क्या नहीं आएगा भैया? तो आप कहोगे प्रेपोजिशन नहीं आएगा। उसी प्रकार दूसरा देखिए, वी फॉट विद टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल का मतलब पूरी ताकत से। तो ये भी क्या होता है? एडवर्ब। अगर ये भी एडवर्ब होता है तो एडवर्ब के पहले क्या नहीं आएगी? प्रेपोजिशन। क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद उसके क्या आते हैं? ऑब्जेक्ट आते हैं। प्रेपोजिशन के बाद क्या आते हैं? उसके ऑब्जेक्ट आते हैं। और एडवर्ब कभी ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता। और ऐसे भी देख सकते थे, वी फॉट, हमने लड़ा। तो आपका क्वेश्चन उठेगा हाउ, कैसे लड़ा? वी फॉट हाउ। हाउ का रिप्लाई कौन देते हैं? तो आप कहोगे एडवर्ब देते हैं। और टूथ एंड नेल ऑलरेडी थे क्या? एडवर्ब। तो हमको डायरेक्ट एडवर्ब चाहिए था तो फिर डायरेक्ट लिखो उसको एडवर्ब के रूप में, और सब लिखने की क्या जरूरत है? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन भी देखो। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है इट रेन्स लाइक्स कैट्स एंड डॉग। कैट्स एंड डॉग का मतलब होता है मूसलाधार। और ये भी मैनर को बता रहा है, कैसे वर्षा हो रही है, बहुत तेजी से हो रही है। तो इट रेन्स, वर्षा होती है। तो आपका क्वेश्चन उठेगा हाउ, कैसे होती है? हाउ का रिप्लाई फिर से वही बात, एडवर्ब। अच्छा, कैट्स एंड डॉग अपने में होते क्या है? तो आप कहोगे कैट्स एंड डॉग अपने में होते हैं एडवर्ब। उसका मतलब होता है मूसलाधार वर्षा। तो जब ये ऑलरेडी एडवर्ब होते हैं और हमको रेंज के बाद हाउ का ही रिप्लाई चाहिए था, तो फिर ये प्रीपोजिशन लाइक क्यों लगी है? तो यहां से क्या हट जाएगा? लाइक। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुए कि नहीं हुए? ठीक, अब चलिए हम लोग अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं, इसी से रिलेटेड और चीजें पढ़ते हैं। अगला देखिए, लिखा हुआ है ही विद हिज फ्रेंड्स हैव गॉन टू हिज होम। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसमें विद क्या है? तो आप देख रहे होगे विद एक प्रीपोजिशन है। विद क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद उसके क्या आते हैं? ऑब्जेक्ट। तो आपने देखा हिज फ्रेंड्स क्या है? एक नाउन। तो विद प्लस ऑब्जेक्ट मिलकर, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट मिलकर प्रीपोजिशनल फ्रेज बन गए होंगे। अब ये तो या तो ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे होंगे या तो ये एडवर्ब की तरह काम कर रहे होंगे। अब देखो ये आई किसके लिए है? तो आप देख रहे होगे ये ही के लिए आए। ये किसके लिए आए? ही के लिए। अच्छा, ही क्या है एक आपका? तो आप कहोगे ही नाउन या प्रोनाउन है। अच्छा, जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई बात बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो आप कहोगे अभी हम पढ़ के आए, वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो उस प्रकार जो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज बना है ये किसकी तरह काम कर रहा होगा? तो आपका आंसर होना चाहिए एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा होगा। तो अगर पेपर में हमसे कभी ये पूछ लिया जाए कि बताइए विद हिज फ्रेंड्स ये क्या है, तो हम उनको आंसर क्या देंगे? एडजेक्टिव। क्लियर? अच्छा, फिर यहाँ से देखते हैं कि एक जब हम लोग सब्जेक्ट की बात कर रहे होते हैं, एक सब्जेक्ट की, तो उस सब्जेक्ट में क्या क्या हो सकता है? सब्जेक्ट में देखिए नाउन हो सकता है। नाउन का साथ में क्या हो सकता है? डिस्क्रिप्शन। और डिस्क्रिप्शन को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं? एडजेक्टिव। यानी सब्जेक्ट में नाउन हो सकता है और उसका एडजेक्टिव यानी डिस्क्रिप्शन हो सकता है।
और ये पूरा मिलकर क्या बना लेता है, नाउन फ्रेज। क्योंकि नाउन प्लस एडजेक्टिव मिलकर नाउन फ्रेज बनते हैं, और नाउन फ्रेज किसकी तरह काम करता है, एज अ नाउन की तरह, जैसे सिंपल नाउन काम करता है। और नाउन का काम ही क्या होता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनना। तो ये शुरू में आ रहा है तो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब जरा ये पूछते हैं, आगे आपको लानी है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का मतलब होता है वर्ब। प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है, वर्ब। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, यानी आगे की जो प्रेडिकेट यानी वर्ब आएगी वो एडजेक्टिव को देखकर आती है कि नाउन को देखकर आती है। तो आप ये कहोगे नाउन को देखकर आती है या उसके प्रोनाउन को देखकर आती है, उसको एडजेक्टिव से क्या मतलब। तो इस बात को आप हमेशा याद रखोगे, क्या याद रखोगे, कि आगे जो भी प्रेडिकेट आएगा, कभी भी इंग्लिश में कोई प्रेडिकेट यानी वर्ब आएगी, वो हमेशा नाउन को देखकर आती है, ना कि उसके एडजेक्टिव को देखकर। ये बात क्लियर हो गया कि नहीं। अगर ये बात क्लियर हो गया है तो चलिए आते हैं इस क्वेश्चन पे। ही क्या हो जाएगा मेरा, तो आप कहोगे ही आपका प्रोनाउन हो जाएगा। विद हिज फ्रेंड्स उसका क्या हो जाएगा, विद हिज फ्रेंड्स ये उसका क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो किसकी तरह काम कर रही है, एडजेक्टिव की तरह। और ही किसकी तरह काम कर रही, तो आप कहोगे नाउन की तरह। अच्छा, अब आगे हमको लाना है प्रेडिकेट यानी ये पोर्शन वर्ब का। तो वो किसकी तरह आएगी, एडजेक्टिव के हिसाब से कि नाउन के हिसाब से, तो आप कहोगे नाउन के हिसाब से। नाउन क्या था इसमें, ही। तो ही देखकर आगे हैव आना चाहिए था कि है जाना चाहिए था, तो आप कहोगे ये हैव गलत लिखा है, इसको काट कर क्या कर दो, हैज। तो आंसर हो जाएगा ही विद हिज फ्रेंड्स हैज गॉन टू हिज होम। अब देखिए होम के पहले ये क्या लगा हुआ था, डिटरमिनर हिज। तो हिज होम आपका नाउन बन गया, और वेयर का रिप्लाई देने के लिए आगे प्रीपोजिशन टू लगानी पड़ेगी, तो ये भी सही है। आखिर यहाँ पे हमको सिर्फ हैज करना था और मेरा आंसर सही हो जाएगा। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक, वेरी गुड। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये आपकी, जैसे हम ऑफलाइन सेशन चलता था सेम उसी की तरह चला रहे हैं। तो जैसे हम ऑफलाइन आपको 1.5 घंटे की ग्रामर पढ़ाते थे, तो इसमें भी आप उम्मीद करिए आपकी 1.5 घंटे का ही वीडियो बनने वाला है। ये कोई शॉर्ट वीडियो नहीं है जो आप सोचो कि नहीं 20 मिनट हो गए अब खत्म क्यों नहीं हो रहा है। ये वीडियो आपका 1 से 1.5 घंटे के आसपास का होगा। और जितने भी हम चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो डालेंगे प्लेलिस्ट के अंदर, वो सारे वीडियो आपके कितनी देर के होंगे, आपके 1 से 1.5 घंटे के। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें लिखा द मैन। द मैन आपका क्या है, आप द मैन को देखिए पहले। तो आप कहोगे द मैन तो हमें पता है एक नाउन है, ठीक है, द मैन एक नाउन है, हम इसके नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। फिर आगे हमने लिखा है अक्रॉस। तो आप कहोगे अक्रॉस का मतलब तो होता है प्रेपोजिशन। अक्रॉस का मतलब क्या होता है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद उसके क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट। वो क्या आया हुआ, द रोड। तो आप देखो तो अक्रॉस द रोड ये प्रीपोजिशनल फ्रेज बन गई, जो किसकी तरह काम करेगी, एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह। तो अच्छा, इसका मतलब क्या निकल रहा, द मैन अक्रॉस द रोड, आदमी कहां पर, अक्रॉस द रोड। तो ये वेयर का रिप्लाई है कि नहीं है, तो आप कहोगे बिल्कुल ये वेयर का रिप्लाई है कि वो मैन कहां पर, अक्रॉस द रोड, रोड के पार। तो ये वेयर का रिप्लाई है। जो वेयर का रिप्लाई होगा तो उस हिसाब से उसको होना क्या चाहिए था, तो आप कहोगे वेयर के रिप्लाई के तो एडवर्ब होना चाहिए था। अच्छा, एक बात बताइए, हमने आपको अभी सिखाया था कि व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ के रिप्लाई पूछता कौन है। तो आपने देखा था कि हमने ऊपर लिख रखा था मेन वर्ब, यानी जब एक्शन वर्ब होगी, जब एक्शन वर्ब होगी वही तो पूछेगी कि ये काम तुमने क्यों किया, कैसे किया, कहाँ किया, कब किया। जब एक्शन वर्ब होगी नहीं तो एडवर्ब की जरूरत क्या होगी, आप बताइए। जब एक्शन वर्ब अभी है ही नहीं यहाँ पर, तो फिर आपको एडवर्ब की जरूरत क्या पड़ रही है। तो आप देखोगे यहाँ पे रिप्लाई में भले वेयर आ रहा है, लेकिन ये आ किसके लिए रहा है, तो आप कहोगे ये सारी बातें चल रही हैं मैन के बारे में। कि वो, जैसे हमने कहा मैन, तो आपने पूछा कौन वाला मैन, कहाँ मैन, तो हमने कहा वो देखिए जो उस पार खड़ा है। यानी है तो ये सारा डिस्क्रिप्शन मैन का। तो अगर ये डिस्क्रिप्शन मैन का है यानी नाउन का है, और नाउन का जो भी डिस्क्रिप्शन बताता है वो एडवर्ब नहीं क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। तो यहां से हमको एक चीज सीखना है कि आपको अगर पेपर में ये पूछ लिया जाता है अक्रॉस द रोड को अंडरलाइन कर देते और ऑप्शन में होता है ये एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है कि प्रोनाउन है। तो ऐसा नहीं है कि आपने बस देखा यहाँ वेयर का रिप्लाई निकल रहा है तो डायरेक्ट लिख दिया एडवर्ब है।
आपको ये देखना है ये किसके बारे में डिस्क्रिप्शन बता रहा है। अगर ये वर्ब का डिस्क्रिप्शन है तब तो ये एडवर्ब होता, अगर ये नाउन का डिस्क्रिप्शन है तब ये क्या होगा, एडजेक्टिव। भले वो वेयर का रिप्लाई ले रहा हो क्यों ना। क्लियर कि नहीं क्लियर, तो आप कहोगे क्लियर हो गया। तो देखिए यहाँ पे द मैन हो गया आपका नाउन और अक्रॉस द रोड हो गया उसका एडजेक्टिव। नाउन प्लस एडजेक्टिव मिलकर बना लेंगे नाउन फ्रेज, जो किसकी तरह काम करेंगे, पूरे एज अ सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट में आगे जो प्रेडिकेट आता है वो किसके अकॉर्डिंग आता है, तो आप कहोगे नाउन के अकॉर्डिंग। द मैन क्या था, सिंगुलर, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हमने क्या लीज रखा है, इज। तो ये क्वेश्चन किस में चला जाएगा, नो एरर में। ये बात क्लियर कि नहीं क्लियर, आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगले में लिखा ही इज एट होम। अगले में क्या आपका लिखा हुआ है, ही इज एट होम। तो इसमें भी जरा देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो जब इसमें हमने देखने की कोशिश करी तो हमें पता चला इज क्या होता है। तो यहाँ से आपको सीखना चाहिए, इज आपकी एक लिंकिंग वर्ब है, यानी जो इंग्लिश में बी फॉर्म होती है, इज एम आर वॉज वर। क्या क्या, इज एम आर वॉज वॉर, इनको बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। जब इनका यूज खुद मेन वर्ब की तरह हो, ना कि हेल्पिंग वर्ब की तरह। अगर ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रही होंगी तो इनके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म या थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक, तो आप समझ जाना कि वहां पे ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रही है। अब बताइए इज के बाद कोई मेन वर्ब है क्या, नहीं है, तो फिर ये हेल्पिंग वर्ब तो रही नहीं, तो इनको क्या बोला जाता है, बी फॉर्म, और ये कहलाती क्या है, लिंकिंग वर्ब। अच्छा अभी हमने पढ़ा लिंकिंग वर्ब के बाद उसके क्या आते हैं, कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं कि एडवर्ब होते हैं। तो अभी आपने सीखा कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव होते हैं। थोड़ा सा और बता दें, जो इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट होते हैं वो नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव्स होते हैं। या तो नाउन होंगे या तो प्रोनाउन होंगे या तो एडजेक्टिव होंगे। ओवरऑल एडवर्ब नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, एडवर्ब। तो जब ये चीज क्लियर हो गई कि एडवर्ब नहीं होते हैं। अच्छा ये लिखा क्या, ही इज एट होम, वह है, तो आपका क्वेश्चन उठेगा वह कहाँ है। तो ऐसा नहीं लग रहा ये वेयर का रिप्लाई लिखा है, एट होम घर पर है भैया, तो वेयर का रिप्लाई तो एडवर्ब होते हैं। वेयर का रिप्लाई क्या होते हैं, एडवर्ब। अभी हमने लिख रखा है कि इज क्या है, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आते हैं, कॉम्प्लीमेंट नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव होते हैं। यहाँ पे क्या आया हुआ है, एडवर्ब आया हुआ है। तो अब आपको फिर देखना है कि ये कैसे हो गया। तो ये ऐसा नहीं है, आपको सीखना ये है कि यहाँ पे इज क्या है, ये लिंकिंग वर्ब है ना कि एक्शन वर्ब। अच्छा लिंकिंग वर्ब कोई एक्शन नहीं करती है, इसका काम सिर्फ क्या होता है, स्टेट को बताना। और स्टेट में तो कोई एक्शन होता ही नहीं है। जब एक्शन नहीं होगा तो एडवर्ब आएगी नहीं। जब एक्शन नहीं होगा तो एडवर्ब, यानी जब एक्शन है ही नहीं तो एडवर्ब फिर आएगी भी नहीं। तो फिर ऑटोमेटिक चाहे वेयर का रिप्लाई दे, चाहे हाउ का रिप्लाई दे, चाहे वाई का रिप्लाई ले, चाहे किसी का भी रिप्लाई ले, अगर वो बात बिना एक्शन वर्ब के आई है तो फिर वो एडवर्ब तो नहीं होगी, ये क्लियर है। और ये आ किसके लिए रहा है, तो आप कहोगे ये लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब का काम होता है सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने का। सब्जेक्ट मेरा क्या है, नाउन या प्रोनाउन। अच्छा कॉम्प्लीमेंट एक प्रकार का डिस्क्रिप्शन ही होते हैं, यानी हम ही की बात कर रहे हैं, ही कहाँ है, तो आप ही के बारे में तो बता रहे हो, ही वहाँ है, ये उसकी स्टेट ही तो बता रहे हो। यानी ही एक नाउन था और नाउन का जो भी डिस्क्रिप्शन देता है वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। तो अगर पेपर में कभी पूछ लिया जाए ही इज एट होम के नीचे एट होम को अंडरलाइन कर दिया जाए और पूछा जाए बताइए यहाँ पे एट होम क्या है, एडजेक्टिव है कि नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडवर्ब है, तो आप वेयर का रिप्लाई देकर एडवर्ब नहीं लगा देना, आंसर क्या होगा आपका, एडजेक्टिव। ये बात क्लियर, ठीक है। ये आपको वो पॉइंट बता रहे हैं जिसको स्टूडेंट मोस्टली समझते नहीं है, सीधे रट लेते हैं। और इंग्लिश को रटा नहीं जाता है, जैसे हम मैथ को समझते हैं वैसे ही आपको इंग्लिश को भी समझना होता है। ओके ठीक। अब जैसे ये देखिए लिखा हुआ राम्स एबिलिटी टू डू दिस वर्क। ये जो टू डू लिखा हुआ है इसको इंग्लिश में जब आप थोड़ा सा और पढ़ोगे डीपली तो आप पढ़ोगे ये एक इन्फिनेटिव होता है। ये क्या होता है, इन्फिनेटिव। अच्छा इन्फिनेटिव का यूज क्या होता है इंग्लिश में, तो आप कहोगे इन्फिनेटिव का यूज इंग्लिश में एज अ नाउन होता है। किसकी तरह होता है, नाउन की तरह। तो उस हिसाब से तो ये नाउन होना चाहिए था, ये टू डू दिस वर्क क्या होना चाहिए था, नाउन पूरा। क्योंकि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसकी तरह काम करती है, इन्फिनेटिव की तरह। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम करती है इन्फिनेटिव की तरह, तो फिर ये लिखा हुआ है टू डू दिस वर्क, ये क्या होना चाहिए था? इन्फिनेटिव। अगर ये इन्फिनेटिव होता तो ये क्या हो जाता? नाउन हो जाता। तो इसको नाउन लिखना होता कि नहीं लिखना होता? बाई चांस पेपर में आ गया कि बताइए टू डू दिस वर्क क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, तो आप तो डायरेक्ट देखोगे ये तो इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव एक नाउन होते हैं, तो आपका आंसर होगा नाउन। पेपर में आंसर गलत हो जाएगा। गलत कैसे हो जाएगा? अच्छा बताइए, राम की एबिलिटी, एबिलिटी क्या है? तो आप कहोगे एबिलिटी तो एक नाउन है। एबिलिटी क्या है? तो आप कहोगे एबिलिटी क्या है? नाउन। अच्छा, फिर यहां से एक चीज और देखिए, अब हम पूछ रहे हैं राम की एबिलिटी बहुत शानदार है, तो आपने पूछा एबिलिटी कौन सी एबिलिटी, काहे की एबिलिटी? एबिलिटी एक नाउन है, यानी आप अब क्या पूछ रहे हो? नाउन का डिस्क्रिप्शन, यानी एबिलिटी काहे की एबिलिटी? तो हमने बोला इस काम को करने की, यानी ये जो भी है कुल मिला के ये एबिलिटी यानी नाउन का ही तो डिस्क्रिप्शन है, जो नाउन के बारे में बता रहा है कि ये एबिलिटी है किस चीज की, ये काम करने की। अगर ये नाउन का डिस्क्रिप्शन है तो नाउन का डिस्क्रिप्शन इंग्लिश में कौन बताते हैं? एडजेक्टिव, ना कि एडवर्ब। ये बात क्लियर कि नाउन का डिस्क्रिप्शन एडजेक्टिव बताते हैं ना कि एडवर्ब। तो आप यहां से देख रहे हो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कोई चीज क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं करती है कि वो इन्फिनेटिव नाउन होते हैं, जिरंड नाउन होते हैं, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। आप उसका यूज किस तरह कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। यानी एक दिखने वाला नाउन कब एडजेक्टिव बन जाए ये आपको देखकर समझना पड़ेगा। यही नहीं है कि आपने रट लिया कि ये नाउन होता है तो पूरी इंग्लिश से बस नाउन ही नाउन होगा। उसके यूज को देखिए और समझिए। हो सकता कहीं पर वो नाउन भी हो सकता कहीं पर वो एडजेक्टिव भी हो। ये बात क्लियर कि नहीं क्लियर? ओके, मान के चलना ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये सेंटेंस आपका नो एरर है। देखिए ये नाउन हो गया राम्स एबिलिटी, ये बगल में इसका टू डू दिस वर्क एडजेक्टिव हो गया। नाउन प्लस एडजेक्टिव मिलकर क्या बन जाएंगे? नाउन फ्रेज, जो किसकी तरह काम करेगा? सब्जेक्ट की तरह। और इज अमेजिंग क्या हो जाएगा? इसका प्रेडिकेट। यहाँ पे हेल्पिंग मतलब मेन वर्ब क्या आएगी? इज। क्यों आएगी? क्योंकि एबिलिटी क्या थी? सिंगुलर। सिंगुलर के हिसाब से इज आएगा, तो ये आंसर क्या चला जाएगा? नो एरर। ये बात क्लियर हो गया कि नहीं? चलिए, जब ये बात क्लियर हो गई तो आगे और समझते हैं चीजें। अब देखिए हमने आपके आगे लिख रखा है द मैंगो टेस्टेड स्वीटली व्हेन इट वाज टेस्टेड। जरा इसको करिए आप लोग जल्दी से, 1 मिनट का टाइम है, बताइए इसमें क्या एरर है। चलिए देखिए, इसमें लिखा हुआ द मैंगो टेस्टेड स्वीटली व्हेन इट वाज टेस्टेड। तो यहाँ से थोड़ा सा हमको चीज़ें को सीखना पड़ेगा। जैसे पहले हम आपको सिखाते हैं यहाँ पे लिंकिंग वर्ब। आपको क्या सीखना पड़ेगा? लिंकिंग वर्ब। बहुत डीपली तो नहीं बताएंगे, बस थोड़ा सा भी आपको डिटेल समझाएंगे थोड़ा सा। लिंकिंग वर्ब होता क्या है? तो पहला पॉइंट, लिंकिंग वर्ब का यूज एक्शन नहीं बल्कि सब्जेक्ट की क्या बताने के लिए किया जाता है? स्टेट बताने के लिए किया जाता है। इसमें एक्शन नहीं होता है, ओनली स्टेट होती है। अच्छा, अगर एक्शन नहीं होता है तो एक्शन नहीं होगा तो इसके साथ फिर आएगा क्या नहीं? एडवर्ब। यानी अगर एक्शन नहीं होता है तो इसमें यह भी याद कर लेना कि क्या नहीं आएगा कभी? एडवर्ब, क्योंकि एडवर्ब तभी आते हैं जब हमारा एक्शन हो। ये बात क्लियर हो गई? तो आप इस पॉइंट को लिखते जाइए कॉपी में कि लिंकिंग वर्ब के बाद क्या नहीं आते हैं? एडवर्ब नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि लिंकिंग वर्ब स्टेट बताती है ना कि एक्शन, और जब एक्शन होता है तभी व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ के रिप्लाई आते हैं जो एडवर्ब का काम करते हैं। ये बात क्लियर? फिर लिंकिंग वर्ब के बाद आता क्या है? तो हमें सीखना है लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आते हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं? तो आप कहोगे कॉम्प्लीमेंट एक नाउन होता है, प्रोनाउन होता है और एक एडजेक्टिव होता है। क्लियर? तो ये तीनों आपके कोई भी इसमें से कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई। अब बात आती है कि हम ये सब तो समझ गए, अब हमको आप बताइए हम पहचाने कैसे कि ये लिंकिंग वर्ब है कि कौन सी वर्ब है। तो एक तो कॉमन सेंस, अगर आपको लगता है कि ये एक्शन नहीं स्टेट बता रहा है तो पहचान लीजिए, नहीं तो फिर आपको हम कुछ वर्ब बता दे रहे हैं उनको याद रखना। जैसे जब भी बी फॉर्म का यूज एज अ मेन वर्ब होगा तो ये खुद में क्या होगी? लिंकिंग वर्ब। क्लियर? और जितनी भी आपकी ऑर्गन्स बताने वाली वर्ब होती है, क्या बताने वाली? ऑर्गन्स। ऑर्गन्स का तात्पर्य है यहां से जैसे फील, टेस्ट, साउंड। समझ में आ रहा आपको?
तो इस तरह की जितनी भी ऑर्गन्स बताने वाली वर्ब हैं ये भी क्या होती है, लिंकिंग वर्ब। अच्छा, बस इनके अंदर एक क्वालिटी होती है, जितनी भी ऑर्गन्स वाली वर्ब होती हैं, कौन सी वर्ब होती हैं, ऑर्गन्स बताने वाली, आँख कान नाक दीप चौथा अजीय वाली। तो ये जो वर्ब होती हैं ये लिंकिंग वर्ब तो होती हैं और साथ में ये आपकी एक्शन वर्ब भी होती है। यानी ये एक्शन वर्ब भी होती है आपकी। ये कौन कौन सी वर्ब होती हैं, एक्शन वर्ब और लिंकिंग वर्ब दोनों होती हैं। तो आप कहोगे कि हम कैसे जानें कि लिखी हुई एक ही टेस्ट वर्ब ये कब एक्शन है और कब लिंकिंग वर्ब है। तो बहुत सिंपल सी बात है, जब आपको लगता है कि इसमें एक्शन हो रहा है तो आप कह देना वो कौन सी वर्ब है, एक्शन वर्ब। और जब आपको लगता है कि वहां पे एक्शन हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, तो आप उसको क्या बोल देना, लिंकिंग वर्ब। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं, अभी देखिए एग्जाम्पल देखें। जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं, आई टेस्टेड, मैंने टेस्ट किया, व्हाट क्या टेस्ट किया, द मैंगो, द मैंगो। तो पहले ये बताइए ये क्या है, एक्शन वर्ब है कि स्टेट है। अगर ये स्टेट होगा तो इसको बोलेंगे लिंकिंग वर्ब। अगर ये लिंकिंग वर्ब होगी तो लिंकिंग वर्ब का काम होता है सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ना, या आप ये भी कह सकते हो जो सब्जेक्ट होता है वही कॉम्प्लीमेंट होता है, दोनों सेम होते हैं, क्योंकि होता तो ये इसी का डिस्क्रिप्शन है ना। तो जो सब्जेक्ट होगा वही लिंकिंग कॉम्प्लीमेंट होगा। तो बोल के देखिए क्या ये दोनों एक है, जो आई है वही क्या मैंगो है। और क्या यहाँ हम आई की स्टेट बता रहे हैं कि जो आई है वो मैंगो है। तो आप कहोगे नहीं, आई की हम स्टेट नहीं बता रहे हैं कि आई मैंगो है, बल्कि हम आई का एक्शन बता रहे हैं कि आई ने टेस्ट किया, क्या टेस्ट किया, मैंगो टेस्ट किया। तो अगर ये लिंकिंग वर्ब नहीं थी, ये स्टेट थी, मतलब एक्शन थी, तो यहाँ पे हम टेस्ट को क्या करने वाले हैं, एक्शन वर्ब की तरह डील करने वाले हैं। क्लियर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टेस्ट क्या है, एक्शन वर्ब। अब हमने एक्शन वर्ब लिख ली। अच्छा, जैसे एक्शन होता है तो एक्शन वर्ब में व्हेन, हाउ, वेयर, वाई के रिप्लाई भी आते हैं। कि मैंने इस मैंगो को टेस्ट किया, तो कोई पूछेगा कैसा, कैसा लगा, कैसा टेस्ट किया, यानी वो आपसे किसका रिप्लाई पूछ रहा है बाद में, हाउ का, कि भाई तुमने इस मैंगो को कैसे टेस्ट किया, अच्छा बुरा कड़ू मीठा। तो कुल मिला के हाउ का रिप्लाई है। हाउ का रिप्लाई कौन देंगे, एडवर्ब देंगे। ठीक। तो बताइए आई टेस्टेड द मैंगो, क्या होना चाहिए इसके बाद, आई टेस्टेड द मैंगो, इसके बाद स्वीट होना चाहिए या स्वीटली होना चाहिए। अब आप ही बताइए क्या होना चाहिए। तो आप कहोगे ये एक्शन वर्ब है, एक्शन में एडवर्ब आती है और एडवर्ब हाउ का रिप्लाई होती है। तो इसमें एडवर्ब क्या है, स्वीटली, और स्वीट क्या है, ये तो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का काम तो स्टेट बताने के लिए लिंकिंग वर्ब करती है, ये लिंकिंग वर्ब है ही नहीं, तो यहाँ पे स्वीट नहीं लग पाएगा, क्या लग जाएगा, स्वीटली। तो इस तरीके से आप पहचान लेंगे कि कब ये क्या है, एक्शन वर्ब है, और पहचान लेंगे कब ये क्या है, स्टेट। जैसे एक सेंटेंस और लिखते हैं, दिस मैंगो टेस्टेड स्वीट या स्वीटली, बताइए। तो देखिए, अब आपको ये देखना है कि ये मैंगो जो हमने लिख रखा, दिस मैंगो, ये टेस्ट में एक्शन कर रहा है कि अपनी स्थिति हम लोग इसकी बता रहे हैं कि जो ये मैंगो है वो टेस्ट करता है। तो आप कहोगे मैंगो कैसे एक्शन कर सकता है, मैंगो तो नॉन लिविंग चीज है, ये तो एक्शन कर ही नहीं सकता है। तो कॉमन सी बात है, टेस्ट एक्शन वर्ब होगी नहीं। अच्छा, फिर हमने कहा ये अगर एक्शन नहीं है तो ये कौन सी वर्ब होगी, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग लिंकिंग वर्ब का काम क्या होता है, उसके सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ना, यानी उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ना। जो सब्जेक्ट होता है वही उसका कॉम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि होता तो वही उसका डिस्क्रिप्शन है। तो आप कहोगे क्या जो मैंगो है वही स्वीट है। तो बिल्कुल, जो मैंगो है उसी तो स्टेट बता रहे हैं कि वो स्वीट है, यानी यहां से जस्टिफाई हो गया कि टेस्टेड क्या है, लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब के बाद उसके क्या आते हैं, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव होते हैं, ना कि एडवर्ब। इसलिए यहां से स्वीटली कट जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा मेरा, स्वीट। तो आपने देखा वर्ब एक ही थी, टेस्ट, लेकिन उसके साथ कभी स्वीट आ रहा है तो कभी स्वीटली आ रहा है। बट डिफरेंस क्या है, आपको निकालना पड़ेगा कब ये एक्शन वर्ब है और कब ये स्टेट वर्ब है। अगर ये बात क्लियर हो गई तो देखिए, जो हमने आपको इससे पहले क्वेश्चन दिए थे, चलिए उस पर चलते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन थे, अब इसको डील करते हैं।
द मैंगो टेस्टेड स्वीटली, तो ये मैंगो तो टेस्ट करेगा नहीं, तो एक्शन तो हुआ नहीं, मैंगो क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब। अगर ये लिंकिंग वर्ब हो गया तो स्वीटली नहीं आना चाहिए था, इसकी जगह क्या आना चाहिए था, स्वीट। तो यहाँ से क्या कट जाएगा, एल वाई, ये एल वाई यहाँ से कट जाएगा, आंसर हो जाएगा स्वीट, द मैंगो टेस्ट स्वीट। दूसरे में आइए, द मैन टेस्टेड, जो मैन था उसने टेस्ट किया। अब मैन तो एक्शन करेगा ना, मैन की स्टेट कहाँ बताओगे, तो द मैन टेस्टेड द मैंगो, हाउ, कैसे उसने टेस्ट किया, तो स्वीट नहीं, क्या होना चाहिए था, स्वीटली, क्योंकि हाउ का रिप्लाई कौन देते हैं, एडवर्ब। अगला देखिए, द क्लॉथ फेल्ट स्मूथली। अब बताइए जो कपड़ा है वो फील करेगा क्या, तो आप कहोगे कपड़ा कहाँ फील करेगा, तो कपड़ा फील नहीं करेगा, यानी कपड़ा कोई एक्शन नहीं करेगा, तो ये एक्शन वर्ब नहीं हुई, तो कपड़े की क्या हो गई, स्टेट। तो ये कौन सी वर्ब कहलाएगी, लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब के बाद उसके क्या आते हैं, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या एडवर्ब होते हैं, तो आप कहोगे नहीं होते हैं, तो यहाँ से भी एल वाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, स्मूथ। इसमें देखिए, दे फेल्ट द क्लोथ स्मूथली। अच्छा, दे एक पर्सन है, उन्होंने कपड़े को छुआ, तो ये एक्शन किया होगा, उन्होंने कपड़े को छुआ। अच्छा, दे है वो एक्शन कर सकते हैं क्योंकि पर्सन है। अब क्वेश्चन उठेगा उन्होंने कपड़े को कैसा महसूस किया, तो हाउ का रिप्लाई आएगा। हाउ का रिप्लाई कौन देते हैं, तो आप कहोगे एडवर्ब देते हैं, तो ये नो एरर चला जाएगा, दे फेल्ट द क्लॉथ स्मूथली। तो ये आप यहाँ से अच्छे से सीख गए, कब आपका स्मूथ आएगा, कब स्मूथली आएगा, कब स्वीट आएगा, कब स्वीटली आएगा, एक एक्शन वर्ब, दूसरी स्टेट वर्ब। क्लियर, ठीक। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। देखते हैं क्या कोई और स्लाइड बची है। चलिए इस वीडियो को आज इतना ही रखते हैं। तो आपका पार्ट 1 स्टार्ट हो चुका है, आगे कल इसी से रिलेटेड क्वेश्चन को और डील करेंगे। तो प्लीज़ इसको कॉपी में बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि हम लोग इसको बहुत डिटेल्ड मैनर में ख़त्म करने वाले हैं। उसके बाद इसकी प्रैक्टिस भी कराएंगे, लास्ट ईयर एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन भी कराएंगे, और तब तक कराएंगे जब तक एडवर्ब आप लोग के कमेंट नहीं आ जाएंगे कि हमको एडवर्ब बिल्कुल रट गया है। रटने का मतलब कंसेप्ट के साथ समझ में आ गया है। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।